अभी सुन रहे हैं हमारा बाल प्रभात प्रभात खबर का। दिन है रविवार, तारीख है 26 मार्च 2023। शेक्सपियर का लाइन है, यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी सिर्फ पात्र हैं। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। रंगमंच दो शब्दों के मेल से बना है, रंग और मंच, यानी कि एक ऐसा मंच जिस पर विभिन्न रंगों को लोगों के बीच प्रदर्शित या पेश किया जा सके। दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नाटक कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। NCERT का मानना है कि रंगमंच के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा भी दी जा सकती है। बच्चों के रंगमंच का हिस्सा बनने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि, अपनी बात कहने का साहस व नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। रंगमंच दिवस के मौके पर कुछ पारंपरिक नाट्य कलाओं के बारे में जानो। रंगमंच निखारता है व्यक्तित्व। रंगमंच निखारता है व्यक्तित्व। रंगमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई अपनी कला एवं अपने आप को निखारता है। यही वजह है कि विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। नाटक अथवा थिएटर रंगमंच से जुड़ी एक विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है, खासकर अपने देश में कई पारंपरिक रंगमंच कलाएं हैं। खास बात है कि बीते वर्षों में रंगमंच की एक अलग पहचान बनी है। आगे देखते हैं। भांड पाथेर यह कश्मीर की पारंपरिक नाट्य विधा है जो कि नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अद्भुत संयोजन है। इस नाट्य कला में हंसने और हंसाने को प्राथमिकता देते हुए व्यंग, मजाक और नकल उतारा जाता है। इस नाट्य विधा में संगीत देने के लिए सुरनाई, नगाड़ा और ढोल आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे है नौटंकी। यह नाट्य कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है एवं इसकी कानपुर, लखनऊ तथा हाथरस शैलियों काफ़ी प्रसिद्ध है। इस नाट्य कला में दोहा, चिवौला, छप्पय, छंदों आदि का प्रयोग किया जाता है। आरंभ में यह नाट्य कला पुरुष प्रधान थी एवं पुरुषों के द्वारा ही महिलाओं के पात्र को निभाया जाता था, किंतु अब इसमें स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। आगे है भवाई। यह गुजरात और राजस्थान में प्रचलित नाट्य शैली है जो कि कच्छ, काठियावाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इस नाट्य कला में वाद्य यंत्रों के रूप में भूंगल, तबला, ढोलक, बांसुरी, पखावज, रबाब, सारंगी, मंजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। भवाई नाट्य कला में व्यक्ति और प्रेम का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। आगे है तेरुकुक्कुतु। यह तमिलनाडु की पारंपरिक नाट्य कलाओं में से एक है जो काफ़ी लोकप्रिय है। तेरुकुक्कुतु का शाब्दिक अर्थ है सड़क पर किए जाने वाला नाट्य, जिसे प्रायः मौरियम्मन और द्रौपदी अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। इस नाट्य कला का प्रसंग द्रौपदी के जीवन चरित्र से जुड़ी 8 नाटकों पर आधारित होती है। आगे है
स्वांग, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की नाट्य कला है। स्वांग कहाँ की है? यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की नाट्य कला है, जिसकी दो शैलियाँ प्रचलित हैं, रोहतक तथा हाथरस। जहाँ पर रोहतक शैली का बांगरू हरियाणवी भाषा की प्रधानता है, तो वही हाथरस शैली में ब्रज भाषा प्रमुख है। इस नाट्य कला में कोमल भावों, रस सिद्धि के साथ चित्रित चित्रकारी विकास पर बल दिया जाता है। आगे है कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम यह केरल में प्रचलित एक नाट्य कला है, जो 17वीं सदी में कालीकट के महाराजा मनदेवा के शासनकाल में अस्तित्व में आया। यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 8 नाटकों का चित्रण होता है, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन काल के घटनाओं को प्रकट किया जाता है। रंगमंच में भाग लेने से बच्चों को लाभ, अपनी संस्कृति सभ्यता को जान सकेंगे, जीवन की वास्तविकता के सामना करने की क्षमता बढ़ेगी, विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि होगी, कल्याणशीलता और रचनात्मकता बढ़ेगी, विषय पर एकाग्रित हो सकेंगे, संवाद की क्षमता बेहतर होगी, शारीरिक व मानसिक क्षमता का विकास होगा। अब आगे है दशावतार। दशावतार यह कोंकण एवं गोवा क्षेत्र में प्रचलित एक धार्मिक नाट्य कला है। इसे सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। इस नाट्य कला में प्रस्तुतकर्ता भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें अभिनयकर्ता परंपरागत साज श्रृंगार समेत दशावतार को प्रदर्शित करने वाले मुखौटे का भी धारण करते हैं। आगे है तमाशा। यह महाराष्ट्र की नाट्य कला है। इसमें मुख्य कलाकार स्त्रियां होती हैं, जो मुर्की के नाम से जानी जाती है। इस नाट्य कला में शास्त्रीय संगीत के साथ विभिन्न मुद्रा एवं भाव भंगिमा में प्रस्तुति दी जाती है। आगे है जात्रा। जात्रा बंगाल में प्रचलित नाट्य कला है। बंगाल में मेलों व अनुष्ठानों में प्रचलित नाट्य गीतों को ही यात्रा कहा जाता है। इसका विकास मूल रूप से बंगाल में हुआ है। यात्रा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। आगे है टेक एंड गैजेट। विषय है गूगल मैप्स ने शुरू किया इमर्सिव व्यू फीचर। गूगल मैप्स ने शुरू किया इमर्सिव व्यू फीचर। गूगल ने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अपने मैप्स में इमर्सिव व्यू फीचर को ऐड किया है। गूगल मैप के इमर्सिव व्यू फीचर की मदद से लोग किसी भी जगह, बाजार और लोकप्रिय स्थानों को बिना उस जगह पहुँचे ही उसका अनुभव कर सकते हैं। इमर्सिव व्यू के जरिए किसी लोकप्रिय जगह के बारे में यह तक देखा जा सकता है कि वह जगह किसी खास समय और मौसम में कैसी दिखती है। इमर्सिव व्यू किसी शहर की लोकप्रिय जगहों को सुझाव देता है और वहाँ के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें भी दिखाता है। तुम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, तो वहाँ जाने से पहले तुम उसके अंदर की तस्वीर देख सकते हो, उसके अंदर के माहौल और वर्चुअल तौर पर अनुभव ले सकते हो। हालांकि अब तक भारत में यह फीचर लागू नहीं हुआ है। इस फीचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की विजन का उपयोग किया जाता है। इमर्सिव व्यू की
खासियत यह है कि किसी भी डिवाइस और फ़ोन में काम करता है। गूगल मैप्स के इमर्सिव व्यू फीचर को फरवरी में 5 शहरों लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और टोक्यो में पेश किया गया था। इमर्सिव व्यू फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ अपना गूगल मैप्स अपडेट करना पड़ेगा। अगला विषय है ऊर्जा संरक्षण का तरीका है डे लाइट सेविंग टाइम। ऊर्जा संरक्षण का तरीका है डे लाइट सेविंग टाइम। यह बाल कहानी है जो लिखे हैं रजनी अरोड़ा जी। बच्चों, तुम ऋतु चक्र के बारे में तो अच्छी तरह जानते होगे। चाहे गर्मी हो या सर्दी, दिन भर का समय हमेशा एक समान रहता है, यानी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ऋतु चक्र के हिसाब से गर्मियों में सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त देर से होता है, जिससे गर्मियों में सनलाइट ज़्यादा होने के कारण दिन लंबे लगते हैं, जबकि सर्दियों में इससे उलट होता है और दिन छोटे होते हैं। वैसे तो हम सभी इसके आदी हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि सनलाइट कम होने की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी या कृत्रिम लाइट ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की बेइंतहा खपत के कारण हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है, जिसके निवारण के लिए कई मिशन भी चलाए जा रहे हैं। जल्दी करें सुबह की शुरुआत। डे लाइट सेविंग टाइम का मूल उद्देश्य सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऊर्जा की बचत करना है। गर्मियों में अगर सूर्योदय जल्दी हो जाता है तो दिनचर्या भी सुबह जल्दी शुरू कर दिया जाए और ऑफिस वर्क भी सूर्यास्त होने से पहले ही खत्म कर दिए जाएं। इससे सनलाइट में ही काम हो जाएंगे और भविष्य में मंडराते ऊर्जा संकट को काबू पाया जा सकेगा। जर्मनी से शुरू हुई यह पहल डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत वर्ष 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हुई थी। उस समय इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम करने के लिए ऐसा किया गया था। धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भी इस मिशन को अपना लिया था, लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इसे छोड़ दिया गया था। यह मिशन 1970 के दशक में दोबारा शुरू किया गया। इस दौरान पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ था। इसे बचने के लिए डे लाइट सेविंग टाइम को देश में लागू किया गया। घड़ी को गर्मी के समय में किया जाता है 1 घंटे आगे। जर्मनी में जून में सूर्योदय सुबह 5 बजे और सूर्यास्त रात 9:30 बजे पर होता है। वहीं दिसंबर में सूर्योदय सुबह 8 बजे और सूर्यास्त दोपहर करीब 3:30 बजे होता है। यहाँ स्मार्ट वॉच में टाइम अपने आप बदल जाता है, लेकिन मैनुअल घड़ियों में व्यक्ति को टाइम सेट करना पड़ता है। गर्मियों में इन देशों की घड़ियों को 1 घंटा आगे और सर्दियों में 1 घंटा पीछे किया जाता है। समर्थन के साथ विरोध भी कर रहे लोग। ऊर्जा की बचत करने के लिए डे लाइट सेविंग टाइम मिशन काफ़ी कारगर है। इसके बावजूद अमेरिका जैसे कुछ देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है, जब मार्च में डे लाइट सेविंग टाइम शुरू होता है, तब कुछ लोगों की दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। सोने के घंटे कम होने पर इन देशों में एक्सीडेंट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसके चलते अमेरिका की सीनेट ने 2021 में DST
के खिलाफ सनलाइट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया। यह मिशन भारत, चीन जैसे देशों में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इन देशों में गर्मी सर्दी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी के साथ आज का बाल प्रभात समाप्त होता है।